दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में। कैसे भारत और अमेरिका के रिलेशंस ओवर द ईयर इवॉल्व हुए हैं और क्यों अमेरिका, जिसने एक टाइम पर पाकिस्तान की हेल्प की थी, आज इंडिया को वो अपना मेजर डिफेंस पार्टनर मानता है। दोस्तों, इंडिया यूएस रिलेशंस को हम 5 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनके डिफेंस रिलेशंस, उसके बाद हम देखेंगे इनके ट्रेड टाइज और फिर देखेंगे हम इनके पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम डील करेंगे इन दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम देखेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में कुछ चैलेंजेस या थॉर्नी इश्यूज जो इन दोनों के रिलेशंस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडिया यूएस के डिफेंस टाइज को। और इन दोनों के डिफेंस रिलेशंस को हम 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा यूएस के द्वारा इंडिया का डेजिग्नेशन एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। और दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि इंडिया ने यूएस के साथ 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स को साइन कर लिया है। उसके बाद हम इंडिया एंड यूएस के कुछ मेजर डिफेंस डील्स देखेंगे और आखिर में हम इन दोनों के बीच कुछ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तो सबसे पहले इंडिया एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर। 2016 में यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर कर दिया था, जिसका मतलब है कि यूएस इंडिया को एक नेटो मेंबर के बराबर ट्रीट करेगा और इंडिया को हर वो एक यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी जाएगी जो यूएस एक नेटो मेंबर को देता है। इसके अलावा इंडिया ने यूएस के साथ 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। जब भी कोई कंट्री यूएस के साथ ये 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स को साइन करती है तो इसका मतलब है यूएस आर्मी और उस देश की आर्मी के बीच में बहुत ही डीप मिलिट्री कोऑपरेशन होगा। इंडिया ने 2016 में लेमोआ एग्रीमेंट को साइन किया था जो दोनों देशों की मिलिट्री को एक दूसरे के बेसिस को एक्सेस देता है। इसका मतलब है कि यूएस नेवी इंडियन नेवी के मिलिट्री बेसिस और इंडियन नेवी यूएस के मिलिट्री बेसिस को एक्सेस कर सकती है। और 2018 में इन दोनों कंट्रीज ने कॉमकासा नाम का अग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंडर यूएस इंडिया को अपना हाईटेक मिलिट्री हार्डवेयर देगा, जिसका मतलब है कि जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट यूएस की आर्मी इस्तेमाल करती है वो सेम मिलिट्री इक्विपमेंट अब इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल करेगी। 2020 में इंडिया ने लास्ट फाउंडेशनल अग्रीमेंट, जिसका नाम बैका था, वो साइन किया था, जिसके अंदर यूएस एंड इंडिया एक दूसरे के साथ अपनी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जिसका मतलब है कि इंडिया यूएस के इमेज सैटेलाइट सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है। अब हम देखेंगे इंडिया और यूएस के बीच में कुछ मेजर डिफेंस डील्स। 2015 में इंडिया ने अमेरिका से 15 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और 22 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे। इसके अलावा भारत ने अमेरिका के साथ एक मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन की है, जिसके अंदर यूएस इंडिया को 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर देगा 2025 तक। दोस्तों, MH-60 रोमियो, जिसको सी हॉक यानी कि समुंदर का बाज भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे एडवांस मैरीटाइम सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा भारत अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स भी खरीदेगा। दोस्तों, इस ड्रोन के ऊपर 4 हेलफायर मिसाइल्स, जिसको निंजा मिसाइल भी कहा जाता है, वो माउंट होती हैं। इसी ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने रिसेंटली अल कायदा के चीफ अल जवाहिरी को मारा था। इसके अलावा इंडिया एंड यूएस दोनों क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के मेंबर हैं। दोस्तों, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है 4 कंट्रीज की, जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान शामिल है। और ये चारों कंट्रीज मिलकर एक एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा इंडिया और यूएस की आर्मीज हर साल मिलकर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, जैसे कि युद्ध अभ्यास, मालाबार और वज्र प्रहार। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का 2022 का एडिशन उत्तराखंड में होगा और वज्र प्रहार एक्सरसाइज का 2022 का एडिशन अभी भी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में कंक्लूड हुआ है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिया यूएस एनर्जी कोऑपरेशन के बारे में। अमेरिका और भारत दोनों एनर्जी फील्ड में भी कोऑपरेट करते हैं और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है 2008 की इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, जिसको एग्रीमेंट 123 भी कहते हैं। इस डील की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये जानते हुए कि इंडिया एक नॉन एनपीटी मेंबर है, अमेरिका ने भारत के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। इसके अलावा एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है, उसने भारत को एक स्पेशल वेवर दिया कि भारत बिना एनपीटी ट्रीटी को साइन किए किसी भी कंट्री के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रेड कर सकता है। और दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि हम इन दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं हैं, ना ही इंडिया एनएसजी का मेंबर है और ना ही हमने एनपीटी को साइन किया है। और दोस्तों, अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे बिटवीन IAEA एंड NSG। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दोस्तों, ये एक यूएन का न्यूक्लियर वॉचडॉग है, जिसके हेडक्वार्टर वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां पर है। इंडिया इसका मेंबर है। और दूसरी तरफ है NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जो कि एक 48 कंट्रीज का इलीट ग्रुप है, जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं।
और इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है। और अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस के ट्रेड रिलेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और 2021-22 में यूएस ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। सबसे खास बात इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड की ये है कि जब भी इंडिया एंड यूएस ट्रेड करते हैं इंडिया को फायदा होता है, क्योंकि भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करता है और हम अमेरिका से इंपोर्ट्स कम करते हैं। इसलिए भारत को फ़ायदा होता है जब भी इंडिया एंड यूएस ट्रेड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम चाइना से ट्रेड करते हैं तो हमको नुकसान होता है, क्योंकि हम चाइना से इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं और उसको एक्सपोर्ट्स कम करते हैं। इसके अलावा अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई का सोर्स है और सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया को सिंगापुर से आती है। और इसके अलावा इंडिया ने आईपीएफ को भी ज्वाइन किया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक 14 कंट्रीज का ग्रुप है जिसको यूएसए लीड करता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आरसेप की तरह कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। और दोस्तों आरसेप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 15 कंट्रीज का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको चाइना लीड करता है और इंडिया ने 2019 में इससे वॉकआउट कर लिया था। ये 3 मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं कंट्रीज के, जिनके नाम है आईपीएफ, आरसेप एंड सीपीटीपीपी और इंडिया इनमें से सिर्फ आईपीएफ का मेंबर है। और दोस्तों अब हम देखेंगे इंडिया और यूएस के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स यानी कि कल्चरल रिलेशंस। दोस्तों हर साल हजारों की संख्या में इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते हैं वहां पर जॉब करने के लिए और उनका सबसे फेवरेट रूट होता है H1B वीजा। दोस्तों H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है अमेरिका में, जो कि यूएस कंपनीज को अलाउ करता है कि वो फॉरेन वर्कर्स को टेम्परेरी हायर कर सकें। और इसके अलावा हर साल बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं वहां पर अपनी हायर स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। और अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स चाइनीज स्टूडेंट्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन स्टूडेंट्स का ग्रुप है। और आखिरी पॉइंट इंडिया यूएस रिलेशंस का है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यूएस इंडिया को बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर सपोर्ट करता है, जैसे कि यूएस इंडिया की एनएसजी मेंबरशिप और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में 4 मेन एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम हैं, जिसके नाम है MTCR, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड एनएसजी। इन चारों में से इंडिया सिर्फ 3 का मेंबर है, हम एनएसजी के मेंबर नहीं हैं। तो दोस्तों आखिर में अब हम देखेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच कुछ चैलेंजेस। ये इश्यूज ऐसे कांटे हैं इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में कि ये दोनों कंट्रीज आज तक इन इश्यूज पर सहमत नहीं हो पाई। और सबसे पहला इशू जो इंडिया यूएस रिलेशंस में है वो है डिफेंस के फील्ड में। रशिया आज भी इंडिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, जो चीज अमेरिका को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब से भारत आज़ाद हुआ है हमारा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर रशिया रहा है, जिससे हमने बहुत सारे हथियार खरीदे हैं। लेकिन आज अमेरिका चाहता है कि वो रशिया की जगह ले और इंडिया सबसे ज़्यादा हथियार अमेरिका से खरीदे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन वेपन्स रशियन वेपन्स के मुकाबले बहुत महंगे होते हैं। और इसके अलावा अमेरिका इंडिया को बार बार धमकी देता है सैंक्शंस की। 2017 में अमेरिका ने एक एक्ट को पास किया था जिसका नाम था कात्सा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसके अंदर अमेरिका उन सभी कंट्रीज को पनिश करेगा जो रशिया, नॉर्थ कोरिया या ईरान के साथ कोई भी ट्रेड डीलिंग्स करती हैं। और ये कात्सा सैंक्शंस की तलवार इंडिया पर भी लटक रही थी, क्योंकि इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। लेकिन जून 2022 में यूएस के पार्लियामेंट ने भारत को कात्सा सैंक्शन से एग्जेम्पशन दे दी थी। और अगला चैलेंज जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच में है वो है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। देखिए दोस्तों हर साल अमेरिका में 2 अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। इनमें से एक रिपोर्ट को यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट पब्लिश करता है और दूसरी रिपोर्ट को यूएस CIRF पिछले 3 साल से अपनी रिपोर्ट्स में अमेरिकन गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला जाए, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हर बार इस रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया। दोस्तों यूएस गवर्नमेंट एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट को मेंटेन करती है, जिसमें उन कंट्रीज को डाला जाता है जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज को परेशान किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस CIRF की हर रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। और दोस्तों अब हम देखेंगे इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड चैलेंजेस। सबसे पहला और मेन चैलेंज यही है कि इंडिया और यूएस के बीच में कोई बायलैटरल FTA नहीं है। हाँ ये सही है कि इंडिया जो है वो मेंबर है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, जिसको यूएस लीड करता है, लेकिन IPEF अपने आप में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है और इसलिए इंडिया चाहता है कि इंडिया और यूएस का एक बायलैटरल FTA हो। दूसरा मेन चैलेंज ये है कि 2019 में यूएस ने इंडिया का GSP स्टेटस जो है वो रिवोक कर दिया था। GSP यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस।
ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंडर यूएस डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी मार्केट का फ्री एक्सेस देता है, जिसका मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया अपने गुड्स को यूएस मार्केट में कम टैक्सेस पर एक्सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन 2019 में यूएस ने इंडिया को इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया था। और अगला चैलेंज इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच में है, वो है डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर। देखिए दोस्तों, जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इनका हेडक्वार्टर तो अमेरिका में है, लेकिन ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती हैं और इनका जो कस्टमर बेस है वो पूरी दुनिया में है, क्योंकि ये डिजिटल सर्विसेज का ट्रेड करती हैं। लेकिन आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में फेस कर रही हैं वो यही है कि इन कंपनीज को टैक्स कैसे किया जाए। तो इसीलिए 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने 2% इक्वलाइजेशन लेवी यानी कि डिजिटल सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, ताकि ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं और इंडिया से कमाई करती हैं वो अपने फेयर शेयर ऑफ टैक्स को पे करें। लेकिन यूएस गवर्नमेंट इंडिया के इस टैक्स से नाराज है। और अगला चैलेंज इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच है 2021 के आईटी रूल्स। 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने नए आईटी रूल्स को इंट्रोड्यूस किया, जिनका मकसद सोशल मीडिया कंपनी जैसे कि ट्विटर, फेसबुक एंड व्हाट्सएप और सभी डिजिटल मीडिया कंपनीज को रेगुलेट करना था और उनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना था। और जो भी कंपनीज इन रूल्स को नहीं मानेंगी उनकी सेफ हार्बर की प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 79 आईटी एक्ट 2000 के अंदर छीन ली जाएगी। और जितनी भी ये अमेरिकन बेस्ड सोशल मीडिया कंपनीज थी उन्होंने इन रूल्स का बहुत विरोध किया। और आखिर में इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच जो टेंशंस की वजह है वो है जियोपॉलिटिक्स। जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तब से अमेरिका ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं, जैसे कि स्विफ्ट बैन। तो जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल परचेज कर रही है उस पर भी ये सैंक्शन लगाई जा रही हैं। भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, उसने रशिया से बहुत सारा ऑयल डिस्काउंटेड प्राइसेस में खरीदा है, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली अमेरिका वो इंडिया से नाराज है। और जून 2022 में रशिया इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया था। दोस्तों, इसके अलावा यूएस की ईरान के साथ टेंशंस इंडिया और ईरान के रिलेशंस को खराब कर रही हैं। और जब से यूएस ने ईरान न्यूक्लियर डील से पुल आउट किया है तब से ईरान पर जो सैंक्शंस हैं वो दोबारा इंपोज कर दी गई हैं, जिसकी वजह से इंडिया का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान वो डिले हो चुका है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है ताकि उसे अफगानिस्तान के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाए, तो पाकिस्तान के थ्रू ना जाता हो। और इंडिया इस पोर्ट को इस्तेमाल करना चाहता है टू एक्सेस यूरोप एंड सेंट्रल एशियन मार्केट्स। यहाँ पर हमारा इंडिया यूएस रिलेशन का टॉपिक खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।